हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपकी लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ईरान और टर्की के बीच एक नया झगड़ा स्टार्ट हो गया है। ईरान ने भारत के झंडे को तो डिस्प्ले किया, लेकिन टर्की और अजरबैजान इन दोनों देशों के झंडे को पार कर दिया था। एक देश दुनिया का सबसे बड़ा शिया मुस्लिम देश है और दूसरा सुन्नी मुस्लिम है, और अब दोनों के बीच एक टसल स्टार्ट हो गई है। अभी ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का फ्यूनरल प्रोसेशन खत्म ही नहीं हुआ है, इस बीच ईरान और टर्की की आपस में लड़ाई स्टार्ट हो गई है, और वो भी इसी हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर। भारत और टर्की के झंडे की क्या स्टोरी है वो वीडियो के सेकंड हाफ में है, एंड अगर आपको वो देखनी है तो आप डायरेक्ट वीडियो को स्किप करके आगे जा सकते हैं। आपको याद होगा जब ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश की न्यूज आई थी, उस समय हमने आपको बताया था कि 12 घंटे बीत जाने के बाद भी ईरान की सरकार उस लोकेशन को ढूंढ ही नहीं पा रही थी जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। अब क्योंकि हेलीकॉप्टर के ऊपर देश का प्रेसिडेंट और विदेश मंत्री था, इसलिए ईरान की सरकार से लेकर सेना और वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज ये सारे नर्वस हो गए थे, क्योंकि इस तरह के हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद रेस्क्यू टीम क्रैश की साइट के ऊपर जितनी जल्दी जा पहुंचे, हेलीकॉप्टर में सवार लोगों को फर्स्ट एड उतनी जल्दी मिल जाएगी। इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट अगर टाइम के ऊपर मिल जाए तो फिर क्रैश में घायल लोगों की जान बचाने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उस साइट के ऊपर भी एक दो बॉडीज ऐसी थी जिनके ऊपर जलने का कोई भी निशान नहीं था और उन पर काफी कम बर्न्स थे। ऐसे में अगर क्रैश लैंडिंग के बाद मेडिकल टीम उस साइट के ऊपर जल्दी पहुंच जाती तो इस चीज की पॉसिबिलिटी कि उनको बचाया भी जा सकता था। लेकिन उस समय ईरान की सरकार को पता नहीं चल पा रहा था कि हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग एग्जैक्टली किस लोकेशन के ऊपर हुई है। फिर समय के ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट पहुंचाना वो तो दूर की बात है। अब जब ईरान ने अपने लेवल के ऊपर सारे रिसोर्सेज को यूज कर लिया, उनको तब भी हेलीकॉप्टर का सुराग नहीं मिल पा रहा था, तो ईरान ने डिसाइड किया कि वो भारी देशों की मदद लेगा। हिंदी में एक मुहावरा है, मुसीबत में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, यानी इंसान को मजबूरी में कुछ भी करना पड़ता है, और ईरान ने भी उस सिचुएशन के ऊपर वही किया। इब्राहिम रईसी जिस हेलीकॉप्टर के ऊपर सवार थे वो अमेरिकन कंपनी का था, इसलिए उस समय ईरान की सरकार ने अमेरिका के साथ अपने सभी मतभेदों और दुश्मनी को साइड के ऊपर रखते हुए अमेरिका को भी कॉन्टैक्ट किया और उनसे मदद मांगी। लेकिन अमेरिका ने लॉजिस्टिक्स रीजन बोलकर ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को लोकेट करने में मदद करने से पूरी तरह इनकार कर दिया। उसके बाद खबर आई कि ईरान ने यूरोपियन यूनियन को कॉन्टैक्ट करके कहा है कि वो हेलीकॉप्टर को लोकेट करने में उनकी मदद करे, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन ने भी क्रैश हेलीकॉप्टर को लोकेट करने के लिए अपनी सैटेलाइट्स को डिप्लॉय कर दिया था और ईरान की मदद के प्रयास करना स्टार्ट कर दिया। अब ये भी ऑब्वियस सी बात है कि यूरोपियन यूनियन भी अमेरिका की डायरेक्शंस के ऊपर ही चलता है, खासकर सिक्योरिटी से जुड़े मसलों के ऊपर। एंड आई एम श्योर कि ईरान की मदद के लिए भी सैटेलाइट डिप्लॉय करने से पहले यूरोपियन यूनियन ने भी अमेरिका को कॉन्टैक्ट करके अमेरिका से परमिशन ली होगी, और अमेरिका की ग्रीन सिग्नल के बाद ही यूरोपियन यूनियन ने ईरान के लिए अपनी सैटेलाइट्स को डिप्लॉय किया होगा। यूरोपियन यूनियन की मदद के बाद नाम आया टर्की का। अब आपको पता है कि टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का ख्वाब देख रहे हैं। ऐसे में टर्की ने हेलीकॉप्टर को लोकेट करने के लिए ईरान को मदद का ऑफर किया और कहा कि वो ईरान की मदद करने के लिए अपने नाइट विजन हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और सर्च एंड रेस्क्यू टीम को भेजना चाहते हैं। अब ऐसी सिचुएशन के ऊपर जितने ज्यादा रिसोर्सेज से मदद मिले उतना ही अच्छा होता है, इसलिए ईरान ने भी टर्की को परमिशन दी और टर्की ने ईरान की मदद के लिए सबसे पहले अपने ड्रोन्स को डिप्लॉय कर दिया। एंड टर्की के इन ड्रोन्स बनाने वाली कंपनी बेकार टेक ने ईरान की मदद करने से ज्यादा उस समय एक बहुत ही घटिया काम किया, जिसके कारण आज की डेट में ईरान टर्की से चिढ़ गया है। टर्की ने क्या किया कि हेलीकॉप्टर को लोकेट करने के लिए जो बेरख्तार ड्रोन्स भेजे थे उसकी लाइव लोकेशन और लाइव रिकॉर्डिंग न्यूज चैनल्स के साथ शेयर करना स्टार्ट कर दिया। अब आपको पता है कि मीडिया में फुटेजेस की काफी अहमियत होती है। ऐसे में उस समय दुनिया के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने टर्की के ड्रोन्स द्वारा प्रोवाइड की जा रही ईरान के अंदर की लाइव फुटेजेस को स्ट्रीम किया। दुनिया भर से करोड़ों लोग लाइव फुटेजेस में देख रहे थे कि ईरान की एयर स्पेस में एंटर होने के बाद टर्की के ड्रोन्स के सामने वहां पर क्या क्या नजारा चल रहा है। इस बीच टर्की के ड्रोन्स ने अचानक से कुछ हीट सिग्नल्स भी डिटेक्ट किए थे, लेकिन बाद में जब इस लोकेशन के ऊपर ईरान आर्म्ड फोर्सेस के फुट सोल्जर्स पहुंचे तो वहां पर उनको कुछ भी नहीं मिला। साफ नजर आ रहा था कि टर्की की मदद की इंटेंशंस कम थी बल्कि पब्लिसिटी की ज्यादा, और टर्की ऐसे मौके के ऊपर भी अपने ड्रोन्स की एडवर्टाइजमेंट कर रहा था। ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उनके ड्रोन्स कितने हाईटेक और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। इसके साथ ही टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने भी अपनी स्टेटमेंट में टर्की के ड्रोन्स की तारीफ की और ये दावा किया कि हेलीकॉप्टर क्रैश साइट को डिटेक्ट करने में टर्की के बेरख्तार ड्रोन्स पूरी तरह से सफल साबित हुए। मगर ये चीज ईरान की सरकार को पसंद नहीं आई। रात के अंधेरे में जब इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश लैंडिंग साइट की लोकेशन पता चली, उसके बाद से मीडिया में इस तरह की न्यूज फैलना स्टार्ट हो गया कि इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को टर्की के ड्रोन्स ने लोकेट किया है, और अर्दोगान ने तो पहले ही अनाउंस कर दिया था। जिसके बाद दुनिया के कई सारे इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज में आर्टिकल छापे गए कि टर्की के ड्रोन हाईटेक और एडवांस्ड हैं और ये खराब वेदर कंडीशंस, हाई एल्टीट्यूड और रात के अंधेरे में भी इफेक्टिव तरीके से सर्विलांस और रिकनेसेंस ऑपरेशन में पूरी तरह से सक्षम है।
और अगर टर्की के ये ड्रोन ईरान की मदद करने के लिए नहीं आते तो फिर ईरान अपने प्रेसिडेंट को लोकेट भी नहीं कर पाता। यानी कि इस पूरे सिनेरियो को इस तरह से पोर्ट्रे किया जाने लगा कि मुस्लिम देशों में टर्की सबसे पावरफुल कंट्री है और ईरान जैसे देशों को भी टर्की के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। अब जब मीडिया में ये सारी न्यूज़ें चल रही थी, ईरान ने कोशिश की कि ये सारी रिपोर्ट्स वो फिलहाल के लिए इग्नोर करे और अपने प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के फ्यूनरल प्रोसेशन को खत्म होने दे। मगर ये चीज ईरान से बर्दाश्त ही नहीं हुई और पिछले कल ईरान ने उस पूरी न्यूज का खंडन कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ईरान इंटरनेशनल के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसका टाइटल कुछ इस तरह से है, ईरान डिनाइज टर्किश क्लेम्स ऑफ फाइंडिंग रईसी क्रैश साइट। जिसका मतलब है कि ईरान ने इस चीज से इनकार किया है कि इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश लोकेशन को ढूंढने में टर्की के बेरख्तार ड्रोन्स ने कोई भूमिका निभाई और जो टर्की दावा कर रहा है वो पूरी तरह से गलत है। द जनरल स्टाफ ऑफ ईरान आर्म्ड फोर्सेज ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि हेलीकॉप्टर क्रैश की एग्जैक्ट लोकेशन ईरान आर्म्ड फोर्सेज की ग्राउंड रेस्क्यू टीम और ईरान के ड्रोन्स ने पता लगाई थी। स्टेटमेंट में आगे बोला गया है कि टर्की के ड्रोन्स पे नाइट विजन एंड थर्मल कैमरास तो थे, लेकिन टर्की के बेरख्तार ड्रोन्स पे अंडर क्लाउड पॉइंट डिटेक्शन और कंट्रोल कैपेबिलिटीज नहीं थी, जिसकी वजह से टर्किश ड्रोन पिन पॉइंट लोकेशन को नहीं बता पाए। ईरान ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि टर्की के ड्रोन्स ने जो लोकेशन बताई थी वो एग्जैक्ट लोकेशन से 7 किलोमीटर दूर थी और उस वेदर कंडीशंस और हिली टेरेन में ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस था। ईरान ने अपनी टीम्स को हर जगह के ऊपर भेजा और डिप्लॉय किया जहां के टर्किश ड्रोन ने कोऑर्डिनेट्स दिए थे, लेकिन ईरान की ग्राउंड रेस्क्यू टीम को वहां पर कुछ भी नहीं मिला था। यानी इस क्रूशियल टाइम के ऊपर भी टर्की के ड्रोन्स ने केवल ईरान का टाइम वेस्ट ही किया और कुछ नहीं। एट द एंड ईरान के ड्रोन्स ने जो कोऑर्डिनेट बताए वहीं पर क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर का मलबा मिला। अब ये विवाद पैदा हो गया ईरान और टर्की के बीच। अभी फिलहाल टर्की की सरकार ने ईरान को कोई रिप्लाई नहीं दिया है और अगर टर्की की सरकार की तरफ से कोई जवाब आता है तो हम वो भी रिपोर्ट करेंगे। अब आते हैं फ्लैग वाली स्टोरी के ऊपर। रेफरेंस के आपकी स्क्रीन के ऊपर अजरबैजान के अजारी टाइम्स की रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट है। दरअसल इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश के ऊपर दुनिया के कई सारे देशों ने ईरान को अपनी संवेदना प्रकट की थी। उन सभी देशों को थैंक्स बोलते हुए प्रेसिडेंट ऑफ ईरान की वेबसाइट के ऊपर इब्राहिम रईसी के फोटो के साथ एक स्पेशल पिक्चर रिलीज की गई। पिक्चर में उन सभी देशों के झंडे थे जिन्होंने इब्राहिम रईसी की मौत के ऊपर शोक व्यक्त किया था। भारत के तिरंगे झंडे समेत दुनिया की 48 कंट्रीज के फ्लैग वहां पर डिस्प्ले किए गए थे, लेकिन इसमें टर्की और अजरबैजान इन दोनों के झंडे नहीं लगाए गए थे। अब ये फोटो आने के बाद जब नेटिजन्स ने इसको नोटिस किया, ईरान और टर्की के लोगों के बीच एक सोशल मीडिया के ऊपर एक छोटा सा वॉर स्टार्ट हो गया, जिसमें ईरान की आलोचना स्टार्ट हो गई। जैसे ही स्टोरी वायरल हुई उसके बाद ईरान के प्रेसिडेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पुरानी पिक्चर को डिलीट किया गया और फिर वहां पर इब्राहिम रईसी की फोटो के साथ एक नई पिक्चर रिलीज की गई, जिसपर टर्की और अजरबैजान इन दोनों देशों के झंडों को भी वहां पर डिस्प्ले किया गया। वैसे अगर इस स्टोरी को इग्नोर भी करें, लेकिन जो टर्की के ड्रोन्स वाली स्टोरी है वो काफी सीरियस है। वैसे हैरानी होती है टर्की जैसे देशों के ऊपर भी। वहां पर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को जल्द से जल्द लोकेट करने की कोशिश हो रही थी और यहाँ पर टर्की अपने ड्रोन्स की लाइव वीडियोस न्यूज चैनल्स पे बांट रहा था, क्योंकि उसको पता था कि यही सस्ती पीआर का मौका है जब दुनिया के करोड़ों लोग टर्किश ड्रोन्स को देख पाएंगे। इतनी घटिया चीज इनके दिमाग में आ भी कैसे जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बेरख्तार ड्रोन्स बनाने वाली कंपनी बेकार टेक्नोलॉजी का मालिक अर्दोगान का दामाद है, जो कि एक पायलट इंजीनियर भी है। इसलिए टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान भी कई सारे इवेंट्स के ऊपर और दुनिया के बाकी देशों के लीडर्स के साथ जब वो मिलते हैं तो वो बेरख्तार ड्रोन्स को प्रमोट करने का भी काम करते हैं। और भारत के भी 2 पड़ोसी देशों के पास इस समय ये बेरख्तार ड्रोन्स हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा मालदीव्स। वैसे एक वो भी समय होता था जब टर्की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप और वीटो पावर के लिए भारत को सपोर्ट किया करता था, लेकिन आज की डेट में अर्दोगान की वजह से भारत और टर्की के रिलेशंस पूरी तरह से खराब हो गए और दोनों देशों के बीच दूरियां लगातार बढ़ते जा रही।